हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स। आज आपका माइक्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री चैप्टर का एक और लेक्चर आया है 1,3-ऑक्साजोलियम 4-ओलेट। हम इस टॉपिक में अभी तक क्लास ए कंपाउंड्स के बात कर रहे थे और उसी का ही ये 5th नंबर का कंपाउंड है 1,3-ऑक्साजोलियम 4-ओलेट। इसकी स्ट्रक्चर को अगर मैं डिफाइन करूं तो मीजो आयनिक कंपाउंड है, वही 5 मेंबर्ड रिंग रहेगी। अब ये 5 मेंबर्ड रिंग में अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी के बेसिस पे ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन को प्रायोरिटी रहती है। तो ऑक्सीजन को नंबर 1 देते हुए हमें इस तरीके से चलना है कि नाइट्रोजन को लीस्ट नंबर मिले। तो अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो नाइट्रोजन को 3 नंबर, और जबकि एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे हम तो हमारे को नाइट्रोजन को मिलेगा 2, 3 एंड 4 नंबर। तो हमें किस तरीके से चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, नाइट्रोजन को 3 नंबर मिलेगा। तो इस वाले कार्बन को 4 नंबर, इस बेसिस पे 1 और 3 पर क्या है, 1, 3 पे हेट्रोएटम है इसलिए 1, 3 पोजीशन डिनोट कर दी। 1 पर ऑक्सीजन है, 3 पर नाइट्रोजन है, तो 1,3 ऑक्सा एजा। ओलियम 5 मेंबर रिंग है, अनसैचुरेटेड है, तो ओलियम और 4 नंबर पे क्या है, एक हेट्रोएटम है जो कि एनायन स्पेसीज है या नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इसलिए उसको ओलेट। ठीक, ये आपका 1,3-ऑक्साजोलियम 4-ओलेट का इंट्रोडक्शन था। अब इसकी सिंथेसिस की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारी इसकी सिंथेसिस या तो हम इसको अल्फा डाइएजो अमाइड या फिर डाइएजो कीटोन के साथ बना सकते हैं। दोनों की मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बना रखी है, डाइएजो एमाइड और डाइएजो कीटोन के साथ इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है। थर्मल कंडीशन में रिएक्शन होगी, थर्मल कंडीशन में जब ये रिएक्शन करेंगे या फिर फॉस्फोरस के साथ, अगर डाइएजो कीटोन लिया है तो फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन होगी, तो यह आपको 1,3-ऑक्साजोलियम 4-ओलेट प्रोडक्ट बना के देता है। इसकी मैकेनिज्म को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम डाइएजो एमाइड लेते हैं तो थर्मल कंडीशन में जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इंटरमीडिएट कार्बीन बनता है। अब यहाँ पर इन थ्योरी में भी मैंने यहाँ पर यही लिखा है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ अल्फा डाइएजो अमाइड और बाय डाइएजो कीटोन इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर सेकेंड एसिटाइल एसीटोनेटो। इंटरमीडिएट क्या रहेगा, कार्बीन रहेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर कॉपर एसिटाइल एसीटोनेटो के लिए कॉपर क्यों लिया है, ट्रांजिशन मेटल क्यों लिया है। ये ट्रांजिशन मेटल क्या देगा हमको, नाइट्रोजन एज अ गैस यहाँ से ये रिलीज करवाएगा। अब ये यहाँ से नाइट्रोजन एज अ गैस रिलीज करवाएगा तो यहाँ पर कार्बीन बनेगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि नाइट्रोजन जो एज अ गैस रिलीज होगा, तो मैं इसका ड्राइविंग फोर्स के ऊपर बात करूं तो यहाँ पर हम इसको कार्बीन को पहले मैं एक रफ व्यू में दिखाती हूँ कि ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन इससे R3 जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जिसपे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। यहाँ ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और इस नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ कार्बीन जो बनने की फॉर्मेशन होगी वो किस तरीके से होगी, मैं रफ आइडिया दिखा रही हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो कार्बन के पास क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, नेगेटिव स्पेसीज आ जाएगी। ड्राइविंग फोर्स इसका यहाँ पर यही है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी मेंटेन रहेगा ही, तो ये क्या होगा, वापस से बॉन्ड टूटेगा और N2 एज अ गैस रिलीज हो जाएगी, कार्बीन की फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर दोनों साइड में डायरेक्शन में जाएंगे, इन्वॉल्व है, इस तरफ भी जाएंगे और इस तरफ भी जाएंगे। अब बात आती है कि ये इनका डायरेक्शन की हम बात तो बाद में करेंगे। ये आते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, ये किस तरफ इन्वॉल्व होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट में जाएंगे, ये किस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट में जाएंगे, तो ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हम बात करेंगे। तो जैसे ही क्या होगा, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस डायरेक्शन में गए, यानी कि R2 वाले कार्बन की तरफ गए, तो इस कार्बन की वैलेंसी R2 वाले कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो गई। जैसे ही इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटेगा और अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। साथ ही साथ यहां पर क्या होगा, ये लोन पेयर इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक, तो बात आती है कि कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने क्यों गए। तो उसका कारण ये है कि यहाँ ये कार्बीन वाला जो कार्बन के जो लोन पेयर्स हैं उनने इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दिया। जैसे इस कार्बन को दिया तो ये कार्बोनिल वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस डायरेक्शन में नहीं आएंगे और ऑक्सीजन अपने पास नेगेटिव चार्ज ले जाएगा। अब नाइट्रोजन के लोन पेयर किधर जाएंगे, R2 वाले कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या होगा, R2 वाला कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी इंक्रीज हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। और साथ में क्या हुआ था, R3 और कार्बोनिल वाले कार्बन पर भी तो पाई बॉन्ड आया था, ये आपके पास पाई बॉन्ड आ गया। अब इसके साथ साथ क्या हुआ है, यहां पर एक और चीज मैं डिनोट करती हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर कैसे बनी है, ये नाइट्रोजन था, ये R2 वाला आपका कार्बन, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव एंड ये R3। अब ये कार्बन अभी भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, तो यहां पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने इस कार्बन को देगा, तो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन R3 के साथ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वह आपका एक टाइप का मीजो आयनिक कंपाउंड बना है और ये वही है 1,3 ऑक्साजोलियम 1,3 4 ओलेट। ठीक है, ये हमने किसके थ्रू करा है, अल्फा डाइएजो अमाइड के साथ करा है। अब फास्फोरस के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो फास्फोरस के साथ जब इसकी रिएक्शन देखेंगे तो किसके साथ थ्रू देखेंगे, कीटो कंपाउंड्स के साथ देखेंगे, डाइएजो कीटोन के साथ देखेंगे। तो किस तरीके से रहेगी इसकी रिएक्शन, अगेन यहां पर क्या रहेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर दोनों ही डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने। देखिए मैंने बहुत हल्के से इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का व्यू दिखाया है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर दोनों ही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर ये इस डायरेक्शन में जाता है तो ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर ये इस डायरेक्शन में जाता है तो यहां से ये ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों ही डायरेक्शन में है। अब बात आती है कि फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो जहां मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वहीं पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, इस कार्बन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, तो ये फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से बॉन्ड बनाएंगे और जैसे ही ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होने से ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटेगा और अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये जैसे ही अपने पास इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसको क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं। ये इलेक्ट्रॉन देने कहाँ जाएगा, इसके पास 2-3 जगह हैं देने के लिए। एक तो ये वाला कार्बन है, तो स्टूडेंट्स देखो 1 2 3, यहां से तो 3 मेंबर रिंग बन रही है ना, ये बनेगी भी नहीं, तो हाईली अनस्टेबल है। जबकि यहां पर देखिए 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बन रही है। 5 मेंबर रिंग आपने बैंड्स रूल के अकॉर्डिंग देखा होगा, तो हाईली स्टेबल होती है। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ जाएंगे, इस R2 वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्सीजन ही अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हुआ क्या, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन पेयर R3 वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली साइड पर जाएगा। R2 वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, वो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीजन अपने पास पूरे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो कुछ इस टाइप की आपके सामने स्ट्रक्चर बन जाएगी। एक 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग बन गई। ऑक्सीजन और फास्फोरस का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है। जब कभी भी अगर ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता ही है और इनको बॉन्ड बनने की टेंडेंसी दिखेगी तो ये बॉन्ड बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, एक रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब कभी भी ये रिंग बनाते हैं तो ये टूट के बाहर निकलते ही हैं। किस तरीके से निकलेंगे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो गई, इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो गई तो वो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ेगा, इधर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, फास्फोरस की वैलेंसी इंक्रीज हो गई, वो अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड
फॉस्फोरस और कार्बन का टूटेगा इस तरफ, इस कार्बन का कार्बोनिल वाला कार्बन और R3 वाले कार्बन पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही करेगा, कार्बोनिल वाले कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हुई तो ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, R2 और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड आ गया, R3 और कार्बोनिल वाले कार्बन के पास पाई बॉन्ड आ गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इससे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स देखिए 1,3,1,3 ऑक्सा एजोलियम 4 ओलेट बन चुका है आपका। ये इसकी सिंथेसिस थी, सिंपल थी इनकी सिंथेसिस, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अब हम आगे इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर चलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं, 1,3 डाइपोलर स्पेसीज ही बनानी है हमको, साइक्लो एडिशन रिएक्शन ही दिखाना है, तो उन्हीं की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम ओवरऑल उन्हीं को बनाने के फोकस रहेंगे। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर देंगे। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इधर R2 वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन सेंड करेंगे, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी तो नाइट्रोजन अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, जैसे ही ये अपने पास पाई बॉन्ड खींचेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन और R2 वाला कार्बन पे तो पाई बॉन्ड आ गया और नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया। यहां ये पाई बॉन्ड ऑलरेडी मेंटेन था ही, पर ऑक्सीजन पे क्या आ गया, अगेन पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन न्यूट्रल हुआ है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर देंगे और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज इन दी वैलेंसी ऑफ दी कार्बन। तो क्या हुआ, R3 वाले कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज था ही, और यहां पर नाइट्रोजन पर भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दोनों हेट्रो एटम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेंगे तो न्यूट्रल होंगे, और न्यूट्रल होने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज को इधर डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो नाइट्रोजन अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। साथ ही साथ क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा तो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, यहां तो पाई बॉन्ड आ जाएगा, साथ में इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ ही गया था, यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारी 1,3 डाइपोलर स्पेसीज बन जाएगी। अब 1,3 डाइपोलर स्पेसीज बन गई तो 1,3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देंगे ये। अब जब 1,3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देंगे तो हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी अभी तक जो हम लोगों ने जो आगे की 5 क्लासेस में देखा है, 3 टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, 3-4 टॉपिक्स में, वही है। इट विल गिव 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, दैट इज इट इटसेल्फ बिहेव एज द 1,3 डाइपोलर स्पेसीज एंड द 1,3 डाइपोलर species reacts with 1,3 dipolarophiles and gives 1,3 dipolar cycloaddition reaction। अब हम इनके रिएक्शंस को ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन में इसकी एल्कीन के साथ हम लोग करते हैं। अब जो 1,3 डाइपोलर स्पेसीज है, 1,3 ऑक्साजोलियम 4 ओलेट हमने लिया था, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, 1,3 डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और जो एल्कीन है वो डाइपोलेरोफाइल की तरह बिहेव करेगी। ये जब बिहेव करेंगे तो ये रिएक्शन करने जाएंगे, किस टाइप की रिएक्शन देंगे, 1,3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमको देंगे। तो किस तरीके से देंगे उनकी बात करते हैं। तो एल्कीन कैसे लिए, सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप्स लिए मैंने, तो नेगेटिव चार्ज मेरा जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है वो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी तो ये पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही ये पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच हुई और यहां पर ये इधर इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इधर से हमारा जो रफ व्यू बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये नाइट्रोजन था, ये ऑक्सीजन, ये R3, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ही, ये R1, ये R2 चल ही रहा था। इन दोनों कार्बन से क्या हो गई, हमारी रिंग एक बन गई, ये R जुड़ गया, ये R है ना। अब हमने क्या करा, इस ऑक्सीजन को उठा के ऊपर की तरफ खींचा। जैसे ही इस ऑक्सीजन को उठा के ऊपर की तरफ खींचा तो वो कुछ रिंग हमारी इस तरीके से दिखेगी। तो एक आपका बाईसाइक्लिक एडक्ट बन गया और ये हमारा हाईली स्टेबल एडक्ट है। तो रिंग हमारी जो रिएक्शन है आगे इसके आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी, ये हमारी यहीं पर रुक जाएगी। रिएक्शन विद एल्कीन है,
सिंपल थी ये वाली। अब इसके बाद हम इसकी रिएक्शन एल्काइन के साथ करते हैं। तो एल्काइन में भी हमारी क्या है 1,3 ऑक्साजोलियम 5,4-ओलेट। आपका क्या है स्टूडेंट्स, एक 1,3 डाइपोल है और एल्काइन कैसी है, डाइपोलरोफाइल है। रिएक्शन करेगा। एल्काइन कैसी ली है मैंने, इक्विवेलेंट ली है, सिमेट्रिकल एल्कीन लिए, एल्काइन लिए। तो सिमेट्रिकल एल्काइन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज किसी भी कार्बन पर जाकर अटैक कर सकता है। तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा एक और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आते ही वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएगा। तो अगेन यहां पर क्या हुआ, इस कार्बन और R2 और इस कार्बन और ये R3 वाले कार्बन के पास क्या हो गया, बॉन्ड बना। तो और हमने ये ऑक्सीजन को ऊपर की तरफ खींचा। तो एक आपका ये बाइसाइक्लिक एडक्ट बना। अब बाइसाइक्लिक एडक्ट बना तो आगे हमारी थर्मल रिएक्शन होगी। थर्मल रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहां पर आपकी जो रिलीज होगी वो आइसोसाइनेट रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, आइसोसाइनेट रिलीज होगा। तो हम बात करते हैं आइसोसाइनेट कैसे रिलीज होगा। यहां पर से R1 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आइसोसाइनेट रिलीज होगा। अब आइसोसाइनेट कैसे रिलीज होगा, तो ये क्या होगा, R2 वाला कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही ये पाई बॉन्ड की यहां पर फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जो है वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा और R3 वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो R2 वाले कार्बन पर पॉजिटिव और R3 वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहां से स्टूडेंट्स एक्चुअली होता क्या है, एक मैं रफ पहले आपको आइडिया दिखाती हूं। ये ऑक्सीजन, ये R2, यहां पर आपका R3 है, ये पाई बॉन्ड R और ये R। इस पर R2 वाले कार्बन पर पॉजिटिव और इस R3 वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हुआ, जो आगे फर्दर क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा और आपको एक 5 मेंबर्ड फ्यूरेन की रिंग बन जाएगी। अब इस रिएक्शन का बाइसाइक्लिक एडक्ट का फर्दर थर्मल कंडीशन में आइसोसाइनेट निकालने का कारण क्या है या ड्राइविंग फोर्स क्या है कि एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है, फ्यूरेन सब्सटीट्यूटेड फ्यूरेन बन रहा है और एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है। यही इसका ड्राइविंग फोर्स है कि ये बाइसाइक्लिक एडक्ट स्टेबल नहीं है, ये फर्दर आगे रिएक्शन कर रहा है ताकि एरोमेटिसिटी जनरेट करवा सके। ठीक है, अब हम इसके आगे इसमें पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट आपकी रहेगी इसके अंदर रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड। सिमिलर केस यहां पर भी है जैसे अभी तक करा था। अगेन ये 1,3 डाइपोल है, ये डाइपोलरोफाइल की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने जाएगा, बाइसाइक्लिक एडक्ट बनाएगा, जो अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा है। नेगेटिव चार्ज है तो अब क्या है, जो आपका पाई बॉन्ड है क्या है, सिमेट्रिकल है क्या, नहीं है। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी वहीं पर ही तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा कहां है, इस कार्बन पर है। ऑब्वियसली बात है, ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन रिच है या नेगेटिव स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पेसीज है। तो यहां इस कार्बन पर ही तो डेफिशिएंसी जनरेट हो रही है। तो ये नेगेटिव चार्ज कहां करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही करेगा तो ऑक्सीजन अपने पास पाई बॉन्ड खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनाएगा तो R2 वाला कार्बन क्या करेगा, अपने पास वो नेगेटिव चार्ज को खींच के लेके आएगा और आपके सामने एक बाइसाइक्लिक एडक्ट बन जाता है। अब जो ये बाइसाइक्लिक एडक्ट बना, क्या इसके अंदर अगर थर्मल कंडीशन हम करवाते हैं तो ये R2 वाले कार्बन पर अगेन पॉजिटिव, R3 वाले कार्बन पर अगेन नेगेटिव चार्ज बनेगा। क्या वो फर्दर आगे पॉसिबल है स्टेबल होने के लिए, क्या एरोमेटिसिटी जनरेट हो सकती है, वो हमारे इसमें नहीं जनरेट हो पा रही। तो इसलिए जब हम बेंजल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, किसकी, 1,3 डाइपोल की रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन हमारी यहीं रुक जाएगी और एक बाइसाइक्लिक एडक्ट का प्रोडक्ट बना के देगी। तो 1,3 ऑक्साजोलियम 4-ओलेट जो स्टूडेंट्स आपका है, इसकी यही 3 आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस थी जो हैं, और सिंथेसिस भी 2 ही थी। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू ऑल।
नोट्स आपके स्टूडेंट्स, में एक चीज और बता दूं, ये मोर देन इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इतना ही आता है एग्जाम्स के लिए, आपके लिए ये मोर देन इनफ है। तो आप वीडियोस को देख देख के नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।